यशोदा फाउंडेशन के बड़े आभारी हैं इत्यादि। हमको पता है कि आप आभारी हैं। मेरी पहली कविता का शीर्षक है मैं मजदूर। अपने जीवन में एक उसके बाद अपने जीवन में एक घर नहीं बना सका छत का, जो भी बहाया पसीना उसके बदले जमीन खरीदा और फूस लिया पेट काट कर। जैसे तैसे गुजर रहा है जीवन, इसी से दाल के दाने चुनता हूँ और ईंट के चूल्हे पर पकाता हूँ रोटियाँ अपने घर से हजारों कोस दूर। दूर देश में जहाँ 5 हाथ जमीन है मेरे नाम, दूर देश में जहाँ 5 हाथ जमीन है मेरे नाम, उस पर भी सबकी नज़र लगी हुई है। बरसों बेघर रहने के बाद अब सोचता हूँ कि फूस का ही घर बना लूँ। वर्षों बेघर रहने के बाद अब सोचता हूँ कि फूस का ही घर बना लूँ, लेकिन डर लगता है कि कहीं कोई उसमें भी रातों रात तीली ना लगा दे। दूसरी कविता है मौत का कुआं। कि जमा है लोग और देख रहे हैं मौत का कुआं। जमा है लोग और देख रहे हैं मौत का कुआं, मेले में सबसे अधिक भीड़ है यहीं पर। कितना अजीब है कि एक आदमी दूसरे आदमी को मौत के मुंह में जाते देखता है और मुस्कुराता है उसकी कलाबाजी पर। कितना अजीब है कि एक आदमी दूसरे आदमी को मौत के मुंह में जाते देखता है और मुस्कुराता है उसकी कलाबाजी पर। चारों तरफ से कुएं को घेरे लोग चकित हैं। चारों तरफ से कुएं को घेरे लोग चकित हैं। वे और नज़दीक से देखना चाहते हैं उस आदमी को। वे और नज़दीक से देखना चाहते हैं उस आदमी को जो मौत के कुएं में दिखा रहा है जिंदगी का खेल। बच्चे, बूढ़े, जवान और स्त्रियां सब हैं यहाँ पर। सबका ध्यान टिका है उसी आदमी पर जो हर बार बचा लेता है अपनी ज़िंदगी, हर बार निकल आता है मौत के मुंह से बाहर। अगली कविता है, शीर्षक है आवाज़। कि इन दिनों असंख्य आवाज़ हवा में गूंज रही। इन दिनों असंख्य आवाज़ हवा में गूंज रही है, इसमें अन्याय की आवाज़ सबसे अधिक है। यह शोर का समय है जब चीख को दबाना भी एक कला है। यह शोर का समय है जब चीख को दबाना भी एक कला है। जैसे कोई पुकार रहा है, ठीक तभी कई आवाज़ एक साथ गूंजने लगती है। जैसे कोई पुकार रहा है, ठीक तभी कई आवाज़ एक साथ गूंजने लगती है। इस गूंजने में इतना उत्साह है, इतना उल्लास कि दूसरी किसी आवाज़ के लिए जगह नहीं बचती। इस गूंजने में इतना उत्साह है, इतना उल्लास कि दूसरी किसी आवाज़ के लिए जगह नहीं बचती। दूसरों की आवाज़ के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं है। दूसरों की आवाज़ के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं है। इन दिनों बस एक जैसी आवाज़ है, एक जैसा शोर। इन दिनों बस एक जैसी आवाज़ है, एक जैसा शोर। आवाज़ की दुनिया के लोकतंत्र का सूर्यास्त हो गया है। एक कविता है पेड़। कि ओ किसान तुम नहीं रोपो बीज धरती के गर्भ में। ओ किसान तुम नहीं रोपो बीज धरती के गर्भ में। नहीं जोतो खेत अब मत बहाओ पसीना, ये तुम्हारे दुश्मन है। तुम कुछ और सोचो जो तुम्हें जिंदा रहने के मौके देगा। तुम कुछ और करो जो 2 वक्त की रोटी दे तुम्हें। ये लोकतंत्र है जिसके सामने रोओगे वही उठकर चल देगा। ये लोकतंत्र है जिसके सामने रोओगे वही उठकर चल देगा। जिससे मांगोगे मदद वही सादे कागज पर अंगूठा लगवा लेगा। ये लोकतंत्र है जिसके सामने रोओगे वही उठकर चल देगा। जिससे मांगोगे मदद वही सादे कागज पर अंगूठा लगवा लेगा। तुम जिस पौधे को रोपोगे विदर्भ में वह दिल्ली में पेड़ बनकर खड़ा मिलेगा। तुम जिस पौधे को रोपोगे विदर्भ में वह दिल्ली में पेड़ बनकर खड़ा मिलेगा। वह सबको छांव देगा
और तुम्हें धूप में जलना पड़ेगा। तुम्हें ध्यान खींचने के लिए उसी पेड़ की टहनी में फांसी लगाकर मरना पड़ेगा, भरी सभा में हजारों लोगों के बीच, और सब इसे तमाशे की तरह देखेंगे। कि तुम्हें ध्यान खींचने के लिए उसी पेड़ की टहनी में फांसी लगाकर मरना पड़ेगा, भरी सभा में हजारों लोगों के बीच, और सब इसे तमाशे की तरह देखेंगे। इसलिए कहता हूं कि मत रुको बीच। एक कविता है पतंगबाज। कि जब आसमान में एक साथ है इतनी पतंग, कितना सुंदर लगता है यह दृश्य, ये रंग बिरंगे पतंग। कि जब आसमान में एक साथ है इतनी पतंग, कितना सुंदर लगता है यह दृश्य, ये रंग बिरंगे पतंग। अगर वे उड़ रहे हैं तो उन्हें लड़ाने की क्या जरूरत है? अगर वे उड़ रहे हैं तो उन्हें लड़ाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरी है सबको काट कर गिरा देना? पर होता यही है कि जो पतंग सबसे ऊपर है वह आ गया है और सबके निशाने पर। कि जो पतंग सबसे ऊपर है वह आ गया है अब सबके निशाने पर। सबकी नज़र उसी पर है और सबका निशाना वही। फिर कटने वाली है पतंग, फिर कटने वाली है पतंग, जमीन पर गिरकर धूल धूसरित होने वाली है। आसमान में सबसे ऊपर उड़ने वाली वह एक पतंग। एक कविता है सीढ़ी। यह समझना मुश्किल है कि मैं इस देश में एक नागरिक से सीढ़ी में कैसे बदल गया। यह समझना मुश्किल है कि मैं इस देश में एक नागरिक से सीढ़ी में कैसे बदल गया, कैसे लग गया हर ऊंचाई के पास। अब लोकतंत्र के नाम पर न्याय की रक्षा के लिए संविधान के अनुसार हर आदमी चढ़ जाता है ऊपर, जिसे देश को बदलने का गुमान था। अब लोकतंत्र के नाम पर न्याय की रक्षा के लिए संविधान के अनुसार हर आदमी चढ़ जाता है ऊपर, जिसे देश बदलने का गुमान था, और वहीं से आदेश देता है कि मेरे दाने और पानी और सांस और नींद में कटौती की जाए। और वहीं से आदेश देता है कि मेरे दाने और पानी और सांस और नींद में कटौती की जाए। हर उस आज़ादी पर पाबंदी लगा दी जाए जो मुझे सीढ़ी से फिर नागरिक बनने के लिए सोचने पर मजबूर कर सकता है। एक कविता है आदिवासी। कि जब सब कुछ साथ देना बंद कर देगा, जब सब कुछ साथ देना बंद कर देगा, तब यही लोहा काम आएगा। ये हर हमले से बचाएगा, जवाब देगा ये हमारी ओर से, और टूटेगा भी नहीं कभी। ये होगा हमारा अंतिम शस्त्र, यही होगा हमारा अंतिम अस्त्र। इसलिए मेरे बच्चे इसे किलो के भाव में मत बेचो। एक कविता है बोलने के दिन। कि जिसके पास आवाज नहीं वह बोलना चाहता है हर समय। असंख्य बातें हैं उसके पास जन्म से अब तक, हर भाषा बोलना चाहता है, कह देना है सब कुछ साफ साफ, कह देना चाहता है सब कुछ साफ साफ। लेकिन उसके भीतर कोई सोता पानी का दब गया शायद। बोलने के दिन वह बाहर आएगा या फिर भीतर ही सूख जाएगा तमाम भाषा में एक साथ। यह कितना अजीब होगा कि इतिहास में उसकी चुप्पी दर्ज होगी और बोलना कहीं दर्ज नहीं हो पाएगा। एक कविता है रंग के चोर। कि इतने से डब्बे में भरा है रंग, जितने डब्बे उतने रंग, उतना मौसम उतने स्वप्न। कितने से डब्बे में भरा है रंग, जितने डब्बे उतना रंग, उतना मौसम उतने स्वप्न। जरा सा उड़ेल दो तो सन्नाटा भी फूल बनकर खिल जाएगा। ये डब्बे लेकिन पता नहीं कहाँ गुम होने लगे अब। पहले तो रंग बहुत थे जीवन में, फिर धीरे धीरे सिमटने लगा सब कुछ। उदासी बढ़ी, दुख बढ़ा, मृत्यु का कारण बढ़ा, फिर तो रंग स्वप्न से भी लापता हो गए। ये डब्बे लेकिन पता नहीं कहाँ गुम होने लगे अब। पहले तो रंग बहुत थे जीवन में, फिर धीरे धीरे सिमटने लगा सब कुछ। उदासी बढ़ी, दुख बढ़ा, मृत्यु का कारण बढ़ा, फिर तो रंग स्वप्न से भी लापता हो गए। ये रंग जरूर किसी न किसी की अलमारी में कैद होंगे। ये रंग जरूर किसी न किसी की अलमारी में कैद होंगे, किसी न किसी की जेब में होंगे ये रंग, तभी तो बाहर नहीं दिखाई पड़ते इंद्रधनुष। ये आपका रंग सबने मिलकर चुराया,
ये आपका रंग सबने मिलकर चुराया, अगर भरना चाहते हैं खालीपन तो तलाशी लीजिए। ये आपका रंग सबने मिलकर चुराया, अगर भरना चाहते हैं खालीपन तो तलाशी लीजिए, जो अपराधी होगा वो पकड़ा जाएगा। ताकत की बात है कि गौर से देखें तो हर चीज ताकतवर होती है, वह धूल हो या पहाड़ या फूल या स्मृति, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना कोमल है। सब जीना चाहते हैं, इसीलिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं। हाथी और चींटी की कहानी यही बताती है। दिक्कत यह है कि ज़्यादा ताकतवर लोग अधिक हो गए हैं और इससे संतुलन बिगड़ रहा है। अन्याय करना उनकी आदत बनती जा रही है। विरोध भी वैसे ही बढ़ रहा है। जिनके हाथ फूल चुनते थे वे गोलियां गिन रहे हैं, अब उनका भी भय है चारों तरफ। इस तरह ताकत की बातें चलती ही रहती हैं। इसमें कोई जिंदा रहता है तो कोई मारा जाता है उतनी ही ताकत के अभाव में। इसमें कोई जिंदा रहता है तो कोई मारा जाता है उतनी ही ताकत के अभाव में। लोग इसे सामान्य घटना के रूप में खबरों में देखते हैं और जब मन नहीं करता तो कुछ और देखने लगते हैं। लोग इसे सामान्य घटना के रूप में खबरों में देखते हैं और जब मन नहीं करता तो कुछ और देखने लगते हैं। बाद में जब कभी उन्हें अपनी ताकत का एहसास होता है वे बेचैन हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि इतनी कम ताकत के बल पर इस देश में कैसे कोई जिंदा रह सकता है।